साहित्य में प्रेमचंद के योगदान पर थोड़ी-सी बात रखूँ। स्वागत मित्रों, स्वागत मैडम आपका। 20वीं सदी में हम सब जानते हैं कि यह सदी ही हिंदी साहित्य के उन नायकों की सदी थी और इसके आरंभिक 3-4 दशक को देखें, तो हर एक क्षेत्र में साहित्य के अलग-अलग विधाओं में हम किसी न किसी उन नायक को पाते हैं। तो कथा साहित्य में विशेषकर हमने पूरे पूरी एक सदी से सिर्फ एक नाम को पाया है और वह नाम है प्रेमचंद। साहित्य के प्रति प्रेमचंद का जो समर्पण है वही उन्हें कलम का सिपाही भी बनाता है और उनका युग बोध उनको युगनायक के रूप में रचता है। मित्रों, आप सब जानते होंगे कि बाकी सब हिंदी में ही आए, लेकिन प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए थे। सही और बात। वे पहले ऐसे रचनाकार हुए जो सोचते थे अंग्रेजी और उर्दू में, बाद में उसका हिंदी रूपांतरण करते थे। अंग्रेजी में रूपरेखा बनाना और हिंदी में बाद में लिखना, मतलब रूपरेखा उनकी अंग्रेजी में बनती थी, पहला ड्राफ्ट उर्दू में होता था और उसके बाद हिंदी में वो रचनाएं आती थी। बहुत बाद में जाकर उन्होंने हिंदी में अपनी रचना की मौलिक कृति रचना उन्होंने आरंभ किया था। तो हम ये मान सकते हैं कि हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी और उर्दू में वे बहुत सहज थे। बावजूद इसके, जो मैं कहना चाह रही थी कि बावजूद इसके हिंदी साहित्य को उन्होंने जितना समृद्ध किया, हिंदी के कलेवर को उन्होंने जितनी नवीनताएं दी, उसकी आत्मा को भी उन्होंने उतना ही दिव्य बनाकर रखा। वे देश के भौगोलिक परिवेश में ही नहीं, हिंदी साहित्य में भी अनेकता में एकता के प्रबल समर्थक और पक्षधर रहे। फिर चाहे वह रचना के भाव पक्ष में हो या कला पक्ष में, विविधताओं के बीच एक अद्भुत सामंजस्य हर कहीं दिखता है। हिंदुस्तानी हिंदी के साथ ही संस्कृत निष्ठ हिंदी, अंग्रेजी के तत्सम ही नहीं तद्भव और अभ्रंश रूप भी हिंदी की ग्रामीण बोली और भाषा में रचे पचे मिलते हैं। इसी तरह अरबी फारसी भी मौलिक रूप में भी है, यानी तत्सम रूप में भी है, और तद्भव और रूप में भी, देशज रूपों में भी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य के जरिए हिंदी की उदारता और उसकी उदात्तता का परिचय देते हुए उसे जन जन के लिए ग्राह्य बनाया। और यह तो देश भूला ना होगा कि महात्मा गांधी ने, अभी भाई गांधी की चर्चा भी कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने जिस हिंदुस्तानी हिंदी या आम फहम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की, उसे साहित्य में ढालने और उसमें साहित्य रचने का काम प्रेमचंद ने किया। और यह भाषा भी ऐसी कि प्रेमचंद को हर घर पहुंचा आई। प्रेमचंद पाठक हर उम्र के हैं, हर वर्ग के हैं, हर वर्ण के हैं, और अनुवाद की शक्ल में देश की परिधि लांघकर 7 समंदर पार पहुंचने वाली रचना भी प्रेमचंद की ही थी। उन्होंने भाषा सौहार्द का जो दरवाजा खोला, उस दरवाजे से होकर गुजरना परवर्ती पीढ़ी के लेखकों के लिए बहुत आसान हो गया। लेकिन उन्होंने लेखन के हर पहलू पर प्रयोग करते हुए भी भावी पीढ़ी को नए प्रयोग के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। रचनात्मकता की पुरानी लकीर उन्होंने मिटाने की कभी कोशिश नहीं की, बल्कि विनम्रता पूर्वक उस लकीर से आगे की लकीर वे खींचते गए। यह क्रांतिकारी नयापन उन्हें युगांतरकारी बनाता है। सही बात। उभरती रचनाकारों ने भी बदलाव की कोशिश की, बदलाव लाए भी, किंतु आप देखें आज एक सदी के बाद भी यदि कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के रूप में हम किसी को याद करते हैं तो वो हमारे प्रेमचंद हैं। और मित्रों, इतिहास साक्षी है कि संक्रांति बेला सदैव कुछ नया रचती है। राजनीतिक, सामाजिक, भाषागत और जीवन मूल्यों के बदलाव और विखंडन की ऐसी संक्रांत बेला में जन्मे इस रचनाकार ने उर्दू और हिंदी साहित्य को समय और समाज का अनूठा दर्पण बना दिया, जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखता है। कोई भी आकृति धूमिल नहीं है।
समय और परिवेश के सारे सरोकार स्पष्ट रूप आकार लिए हुए हैं। उनके साहित्य में भारतीय जीवन, विशेषकर उत्तर भारतीय जीवन का विराट व्योम है। दक्षिण भारत का कम दिखता है, ना के बराबर, किंतु उत्तर भारत का विराट व्योम है। हर तबके के पात्रों सहित स्त्री, मजदूर, किसान, दलित, श्रमजीवी, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और इन सब के साथ समाज और राष्ट्र की आत्मगत उन्नति को समर्पित उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, शिक्षित और सवर्ण पात्र कहानी और उपन्यास के केंद्रीय पात्र भी हैं, जिनके दुख, सुख, संघर्ष, पलायन, जिनकी आप सबने बात की अभी, विद्रोह, दमन, विध्वंस, सृजन, उत्थान और पतन की कथा के साथ साथ समय अपनी उपस्थिति दर्ज किए चलता है। उन्होंने तत्कालीन समाज की तमाम छोटी बड़ी कुरीतियों पर उंगली रखी और उसके प्रति जागृति का मंत्र फूका। उनके कुछ पात्र देशकाल के हाथों टूटते बिखरते हैं, तो कुछ उनसे लोहा लेने को दृढ़ संकल्पित होते हैं। एक भाई ने अभी बताया था कि स्त्रियां भी कमजोर नहीं है। बिल्कुल, उनकी स्त्रियां नियति के भरोसे नहीं रहती, वे स्वयं को निर्जीव उपादान होने से बचाती हैं। दलित अन्याय ही नहीं सहते रहते, प्रतिकार के लिए भी आमादा होते हैं। ग्रामीण पिशाच से बचने, जो महाजन, साहूकार जैसे लोग हैं, उनसे बचने गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबकर मरने के बजाय जो गरीब और दलित युवा हैं, वो शहर की ओर पलायन कर जाते हैं और उसी ढब में जीना पसंद करते हैं। मजदूर मालिक की नाइंसाफी पर चुप नहीं बैठते, आवाज उठाते हैं। पूंजीपति हो, व्यापारी, जमींदार या अन्य सामंतवादी प्रवृत्तियों के पोषक जन, गरीब, मजदूर या किसान और उनकी रणनीतियां, कूटनीतियां, उनके यथार्थ की कड़वाहट और आदर्श की मिठास ग्रामीण समाज की तिक्तता मिटाने और जन जागृति फैलाने वाले शिक्षित, उच्च वर्णीय, उच्च वर्गीय, उच्च मध्य वर्गीय पात्रों के कार्य व्यवहार, मानवीय संबंधों के भीतर सीजती पकती संवेदना और संवेदन शून्य रेतीले संबंध, सब कुछ उनकी कृतियों में उपलब्ध है। तो हम कह सकते हैं कि मानवता के पोषक इस रचनाकार को हर एक प्राणी प्रिय है। तभी तो उनकी कलम पशु पक्षियों पर भी चलती है, विदेशी धर्मनायकों पर भी चलती है, तो नादिर शाह जैसे निर्मम आक्रमणकारी पर भी। उन्होंने वर्तमान के पात्रों को तो लिया ही, इतिहास के पात्रों को भी वर्तमान के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। विश्व समाज को अपनी रचना का अंग बनाने की प्रवृत्ति वर्तमान समय और समाज के सरोकारों को लेकर विश्व इतिहास के चरित्रों, उसके देश काल को कथा का केंद्रीय विषय बनाने की प्रवृत्ति निश्चय ही प्रेमचंद की देन है। एक संवेदनशील और विचारवान लेखक के रूप में उनकी सदैता, करुणा और जन कल्याण हेतु उनकी चिंता और चिंतन उन्हें विशिष्ट साहित्यकार बनाता है। यहाँ मैं महादेवी वर्मा के विचार कोट करना चाहूंगी। महादेवी जी मानती थी कि प्रेमचंद आस्थावान लेखक हैं। इस आस्था में साझापन, भाईचारा, एक दूसरे का दर्द बांटने की भावना, सतत संघर्ष, जीवन के प्रति गहरा लगाव और जिजीविषा तथा मूल्यों की, नैतिक मान्यताओं की सतत खोज है। इस आस्था के दो रूप हैं, ज्वाला और जल। यहाँ जल करुणा भाव का प्रतीक है। मित्रों, सभी जानते हैं, जिसने भी प्रेमचंद को पढ़ा है थोड़ा या ज्यादा, सभी जानते और मानते हैं कि प्रेमचंद मानव जीवन में व्याप्त भेदभाव, असमानता, विसंगति और शोषण के समूल नाश के लिए पात्र खड़ा करते हैं और वंचित, शोषित, पीड़ित जनता के उन्नयन के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। उनके युवा पात्र
व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की अमानवीयता, असामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। कथाकार अपने पात्रों को उनकी चुनौतियों को स्वीकारते हुए चलने और जीतने का साहस देते हैं। हम यह भी देखते हैं कि प्रेमचंद के युवा पात्रों में ओज है, ऊर्जा है, अन्याय से लड़ने, जूझने और टकराने का साहस है और चोट सहने की ताकत भी। कुछ युवा पलायनवादी हैं तो कुछ सुधारवादी, जो समाज के आंतरिक ढांचे में सकारात्मक बदलाव लाने को दृढ़ संकल्पित और प्रयासरत हैं। भिन्न भिन्न प्रकृति के पात्रों में से अधिकांश केंद्रीय पात्र एवं सहायक पात्र व्यक्ति, समाज और देश के उन्नयन, टूटते बिखरते जीवन मूल्यों की स्थापना, पुरातन और अधुनातन प्रभाव के सुंदर समन्वय को बढ़ावा देते हुए समता मूलक स्वाधीन भारत का सपना संजोते हैं, जहाँ ना लिंग भेद हो, ना वर्ग भेद हो, ना वर्ण भेद हो, जहाँ कोई दोयम दर्जे का ना हो। क्योंकि प्रेमचंद मानते थे कि मानव मन में बैठी जड़ता, युगों से खुद को गुलाम माने रहने की मानसिकता और दीनता से मुक्ति के लिए जिस ओज की आवश्यकता है, वह युवा वर्ग के पास है। यही वर्ग देश समाज से प्रश्न करने का मादा रखता है। यही वर्ग परिवार में पलती कुठाओं को ओढ़ने से इनकार कर सकता है और अपनी सांसों को शुद्ध हवा से जोड़ने और जोड़े रखने का साहस भरा कदम उठा सकता है, जिसका लाभ परवर्ती पीढ़ी उठाती है। 1936 जुलाई 1936 इस्मत पत्रिका में प्रेमचंद का एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसकी वानगी मैं आपके सामने रखती हूँ कि साहित्यकार आइडियलिस्ट बनने को मजबूर है, क्योंकि वह वर्तमान समाज के वैषम्य से तभी उद्विग्न होगा जब उसकी नजर में समाज का कोई अधिक सुंदर रूप होगा और उसमें असंतोष के लिए भी ऊंचे आइडियल का दिमाग में रहना जरूरी है। अगर किसी बेहतर जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत सोसाइटी की सूरत हमारे दिमाग में नहीं है, तो हम मौजूदा समाज को खींचकर किस सुधार की तरफ ले जाएंगे। मुक्ति बोध ने यह माना कि प्रेमचंद नैतिकता और मानवीय गुणों में से हमें समाजोन्मुख और आत्मोन्मुख करते हैं और हमारी आत्म केंद्रीयता के दुर्ग को तोड़कर एक अच्छा मानव बनाने में लग जाते हैं। ये पात्र भारतीय विवेक चेतना के प्रतीक हैं। मित्रों, प्रेमचंद की रचनाओं में इतने अलग अलग विचार समाहित हैं कि किसी ने उनको मार्क्सवादी मान लिया, किसी ने उनको गांधीवादी माना, किसी ने उनको आम्बेडकरवादी माना, अलग अलग तरह से। एक सेकंड चार्ज। लेकिन किसी ने समग्र रूप में नहीं देखा। प्रेमचंद को देखना हर बार ऐसा रहा, हर एक वाद के साथ जोड़कर, जैसे आंख में पट्टी बांधी हो और हाथी के किसी एक अंग को छूकर हम हाथी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हो। प्रेमचंद स्वतंत्रता आंदोलन, कृषक जीवन के अनूठे रचनाकार तो थे ही, दलित और स्त्री जीवन के चिंतक कथाकार भी थे, किंतु उन्होंने उच्च मध्य वर्गीय पात्रों को लेकर जो कथानक रचे, जो रचनाएं की, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रेमचंद को किसी एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है कि ये मार्क्सवादी है या गांधीवादी है या अम्बेडकरवादी है। मैं यहाँ गोयनका जी के मत से सहमत होते हुए उनकी बात रखती हूँ कि प्रेमचंद को समग्रता में रखकर, अर्थात उस समय की विराट भारतीयता एवं राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में उनको रखकर ही अगर हम उन्हें संपूर्णता में प्राप्त करके सही मूल्यांकन करें, तभी उनका हम सही मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रेमचंद के साहित्य में इन वादों, प्रतिबद्धताओं से असंबद्ध तथा कुछ चुनी हुई रचनाओं के अतिरिक्त इतनी विपुल सामग्री है कि हम ना तो उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, ना इस साहित्य के बिना निकाले गए निष्कर्षों को ही वैज्ञानिक निष्कर्ष मान सकते हैं।
उपन्यास और कहानी से पाठकों का जुड़ाव अधिक रहा है, किंतु प्रेमचंद के लेख जो उनकी वैचारिक त्वरा थी उसके परिचायक हैं, या प्रेमचंद के पत्र, बहुत कुछ उन्होंने अलग अलग विषयों पर अलग अलग विधाओं में जो लिखा। तो एक जगह प्रेमचंद ने खुद लिखा है कि मुख्य उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति है, लेकिन स्वराज्य की उनकी अवधारणा क्या है इसकी छानबीन जरूरी है। और एक बार उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य विषय तो धन से दुश्मनी है, लेकिन धन के अस्तित्व और सत्ता के संदर्भ में उसके पाप और पुण्य दोनों को देखना आवश्यक है। हम ये कह सकते हैं मित्रों, मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करती हूँ, कि प्रेमचंद धर्म के पाखंड, छल कपट, मिथ्या कर्मकांड, अंधविश्वास आदि के घोर विरोधी रहे, किंतु वे धर्म एवं नीति की महत्ता को स्वीकार करते हैं। उनके लिए धर्म और नीति मानवता के अंग है। वे हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म एवं संस्कृति पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार करते हैं। साथ ही हिंदू संस्कृति के मूल में निहित अध्यात्म, त्याग और मानवता के प्रति नतमस्तक होते हुए हिंदू धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे आडंबर और छुआछूत की अमानवीय भावनाओं का विरोध और उसकी कड़ी निंदा करते हैं। किंतु जब पूर्व और पश्चिम की तुलनात्मक मूल्यांकन की बात आए तो वो अपने देश की सभ्यता संस्कृति के साथ खड़े नजर आते हैं, कहीं कोई दुराव नहीं है। वे इस्लाम धर्म में निहित न्याय व्यवस्था और भाईचारे की भी उतने ही खुले कंठ से प्रशंसा करते हैं, और उर्दू और हिंदी दोनों में रचकर, समान रूप से रचकर, उन्होंने भाषाई एकता का बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। हिंदू मुस्लिम एकता के वे सदैव समर्थक रहे, और ऐसा नहीं है कि वो पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे, लेकिन पश्चिमी सभ्यता को, वहाँ की संस्कृति को उन्होंने उस देश के लिए, उन देशों के लिए उपयुक्त माना, क्योंकि वे मानते थे और हम सब मानते हैं कि हर एक परिवेश की एक अपनी खुशबू होती है, हर माटी की एक अपनी खुशबू होती है, एक अपनी संस्कृति होती है। इसलिए कहीं एक जगह की संस्कृति को उठाकर पूरी तरह हम दूसरी जगह स्थापित नहीं कर सकते हैं। प्रेमचंद ने हमेशा जीवन मूल्यों को स्वीकारा और उसका समर्थन दिया। शायद इसलिए उन्होंने हजरत मोहम्मद पर कलम चलाई, और सिर्फ कलम ही नहीं चलाई, मानवता को शर्मसार करने वाली करबला की घटना को, फुरात नदी की पीड़ा को और हुसैन साहब की अडिगता को स्याही बनाकर नाटक लिख डाला। करबला पर नाटक लिखने वाले वे पहले नाटककार हुए, पहले रचनाकार हुए, जबकि नाटक में वे स्वयं मानते थे कि उनका हस्तक्षेप बहुत कम है। यहाँ मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगी मित्रों, कई बातों को मैं छोड़ती जा रही हूँ क्योंकि मैं समय की सीमा देख रही हूँ, कि सिर्फ प्रेमचंद को दलित, मजदूर, किसान और स्त्री के समर्थक रचनाकार ना माने जाए। प्रेमचंद ने समाज की अच्छाई और बुराई, जो कि हमारे समाज का हिस्सा है, उन दोनों से जुड़े रचनाकारों, पात्रों को हमारे सामने खड़ा किया है। कुछ अच्छे पात्र भी हैं जो उच्च वर्ण के हैं, समृद्ध परिवार के हैं और उच्च वर्ग के हैं, जैसा हम कहते हैं सवर्ण, अवर्ण। अगर हम इन पात्रों को हटाकर सिर्फ दलित, किसान, स्त्री को ही लेते हैं, तो क्या उनकी रचना में वह तत्व रह पाएगा जो वो दिखाना चाहते थे? क्या हम समग्र समाज को देख पाएंगे? मित्रों, किसी की सिर्फ प्रशंसा करना या किसी को सिर्फ बुरा समझना, इससे समग्रता नहीं बन पाती है। हम देखते हैं कि प्रेमचंद की रचना में निम्न वर्ग भी पूरे ठसक के साथ है, मध्य वर्ग भी पूरे ठसक के साथ है और उच्च वर्ग भी पूरे ठसक के साथ है। और कोई एक समाज का कोई एक ऐसा
आ, वर्ग और वय उम्र का व्यक्ति नहीं है जो वहाँ शामिल नहीं है। वहाँ छात्र भी है, स्त्री भी है, पुलिस भी है, व्यापारी भी है, उद्योगपति भी है, जमींदार भी है, पटवारी भी है, किसान भी है, शिक्षक भी है, डॉक्टर भी है, श्रमजीवी तो है ही है। सब समाज का हिस्सा है और सबके समन्वय से समाज की रूपरेखा एक उपयुक्त आकार लेती है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद ने जो युगांतरकारी बदलाव किए उसे हम सब ने महसूस किया है, और प्रेमचंद को कथा सम्राट बनाने में उनके कथ्य और शिल्प दोनों की महत्ता हम देख सकते हैं। दोनों कौशलों की महती भूमिका रही है। उन्होंने पारंपरिक शिल्प विधान को नष्ट किए बिना नए शिल्प रच दिए, और उनकी भाषा बहती जलधारा से जिस माटी से मिली उसे अपना बना लिया, उसकी हो गई। शिल्प ऐसा कि दृश्य मूर्तिमान हो उठे। वे निश्चित तौर पर लीक से हटकर लकीर खींचने वाले एक ऐसे मनीषी हुए जिसे हम मील का पत्थर कह सकते हैं। और उन्होंने रचना के हर पहलू पर एक नए प्रयोग किए, उसे सजाया, संवारा और संसार को सौंप दिया। अब जैसे जैसे प्रेमचंद की रचनाओं में, उनके समग्र रचनाओं में उतरते जाएंगे, गहरे धंसते जाएंगे, तो आप पाएंगे कि प्रेमचंद की प्रयोग धर्मिता बहुत कुछ गांधी जैसी है। निज हित अहित की चिंता किए बगैर सत्य की खोज करते रहना और जीवन को प्रयोगशाला बना देना। उन्होंने भी जीवन और लेखन में विरोधी स्थिति उत्पन्न नहीं की। साहित्यकार को चरित्रवान और सादगी भरा जीवन जीने वाला और समाज के वंचित वर्ग के साथ खड़ा होने वाला माना, और अपने इस आदर्श को अपने जीवन में पूरी तरह उतारा। तो मैं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ कि प्रेमचंद समग्र कथा साहित्य, प्रेमचंद का जो उन कहना चाहिए कि उन्होंने जो भी रचा समग्र साहित्य भारत को तो अपने भीतर बसाए ही है, विश्व से भी स्नेहिल नाता जोड़े हुए है। सकारात्मकता, नकारात्मकता, सापेक्ष, इसलिए उन्हें साथ लेकर चलते हुए भी हमें प्रेमचंद कहीं भी संशयग्रस्त या ऊहापोह से घिरे नहीं दिखते। नकारात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ सार तत्व सबके कल्याण और उत्कर्ष के लिए है। भावी पीढ़ी इन तत्वों के सहारे प्रेमचंद के नए रूपों को तलाशेंगी और विश्व समाज के समक्ष उजागर करेंगी, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।